चलिए आप लोग आप लोग माइंडिंग करेंगे और आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आज हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। टॉपिक क्या है हमारा? ये भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है? अभी तक हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान में ही पंडित जी बोल रहा है तो हमारी गवर्नेंस कैसे चलती है, हमारी भारतीय टोटल गवर्नेंस कैसे चलती है, इस व्यवस्था को हम कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था। अरे क्लियर है? भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे हमारे भारत का पूरा गवर्नेंस, चाहे वो कानून बनाने का हो, चाहे कार्य चलाने का हो, और चाहे न्यायपालिका का हो। चलिए अब आता है कि भारतीय कार्यपालिका या भारतीय राज्य व्यवस्था, और ये है भाग 5 में। कहा? अरे क्लियर है? तो बेटा इसके बारे में हम पहले दिन ही, जिस दिन हमने आपको संविधान से अवगत कराया, उस दिन संविधान की क्लास के पहले ही हमने आपको एक बात बताई थी कि एक संस्था है जो हमारे लिए कानून बनाती है। समझ में आ रही बात? एक वो संस्था है जो कानून के अनुसार कार्य करती है, और एक वो संस्था है जो ये देखती है कि वाकई कानून के अनुसार देश चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से मोस्टली हमारे 3 भाग हो जाते हैं। एक जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया, या भारत की विधायिका। भारत की, अरे क्लियर है? क्या कहते हैं हम? और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, यानी भारत की कार्य। ओके, और देखिए तीसरी होती है, क्या होती है? जुडिशरी ऑफ। ओके, इन 3 भागों में, इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके थे। ये जो आप कहते हैं जो लेजिस्लेटर, जो हमारी विधायिका है, इसका काम है हमारे लिए विधान बनाना, ये कानून। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? नंबर 2, इसका काम क्या है? अब देखिए जरा, इस पर आते हैं। पहले आती है विधायिका। विधायिका इन द सेंस संसद, और संसद के अंदर यानी पार्लियामेंट में हम पढ़ेंगे 3 भाग। एक जिसे हम कहेंगे लोकसभा, दूसरे को कहेंगे, तो तीसरा है राष्ट्रपति। ओके, क्योंकि तीनों मिलकर के हमारे लिए विधान बनाएंगे। क्लियर है? लोकसभा, राज्यसभा, क्लियर है? अब हमने राष्ट्रपति का नाम भी क्यों लिया है? क्योंकि हस्ताक्षर किसके होंगे? और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी बिल, विधेयक नहीं बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अगला देखते हैं क्या रहे। न्यायपालिका का काम हम बता चुके हैं कि जो कानून संसद ने बनाया है, जो विधान संसद ने बनाया है, उसके अनुसार भारत की सारी संस्थाएं चल रही है। ये काम कौन का है? अरे क्लियर है? तो तीसरा क्या है? कार्यपालिका इन द सेंस होता है मंत्री परिषद। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, समझ में आ गई बात कि नहीं आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब आता है विधायिका यानी कि संसद। अब देखें, सबसे पहली बात हमने पढ़ा था संविधान में, जब पढ़ रहे थे कि सबसे बड़ा कानून अंग्रेज लाए थे 1935, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, और इसी में अंग्रेजों ने ही व्यवस्था की थी कि भारत की जो केंद्रीय विधायिका होगी वो द्विसदनात्मक होगी,
यानी इसमें कितने सदन होंगे? और हमने भी वर्तमान में उसी को अपनाया हुआ है, यानी हमारी संसद जो है वो द्विसदनात्मक है, इसमें 2 सदन है। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्लियर है? तो दोनों के बॉस कौन है? क्लियर है? अच्छा, केंद्रीय संविधान निर्माताओं ने भी इसी का अनुसरण किया है और संविधान के भाग 5 में 79 से लेकर के 122 ओके संसद का ही उल्लेख है। कहां से लेकर के? ओके चलिए अब देखते हैं संसद के 3 अंग हैं, है ना? पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, 3 भाग हैं। ओके कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक कौन है? राज्यसभा, और एक कौन है? ये हमने पहले दिन ही आपसे चर्चा करी थी। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव प्रोसेस थोड़ा लंबा है, हम इसे प्रॉपरली वहां पढ़ेंगे। आपने राज्यसभा लोकसभा का तो पढ़ा था। लोकसभा जो है वो जनता का सदन है, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन, क्योंकि इसमें जो लोग चुनकर के आते हैं वो सीधे जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव से आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कह लें, डायरेक्ट इलेक्शन कह लें। ओके, क्योंकि राज्यसभा में आने वाले लोग कैसे होते हैं? क्योंकि इनका इलेक्शन डायरेक्ट जनता से, क्योंकि इनका इलेक्शन होता है कुछ राज्यों की विधानसभा के विधायकों से। समझ में आ रही बात? लेकिन याद रखिएगा, जनता का सदन कौन है? ओके, और ध्यान रखिएगा जो इसमें एज के हिसाब से, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लोकसभा का, तो आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ओके, और यदि राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो है ना, इस आधार पर इसे कहा जाता है उच्च सदन और इसे कहा जाता है ओके, यानी ये अपर हाउस है और ये ओके, नहीं आ रही बात होने। तो अब सबसे पहली बात याद रखिएगा कि हमें ध्यान रखना है कि भारत में एक संसद होगी। भाई संसद हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास संविधान में लिखा है। हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे संविधान में, अगर संविधान में ना लिखा होता तो क्या हम ऐसा करते? तो एक बात है कि भारत में संविधान में जो लिखा है हम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो भारत की एक संसद होगी और संसद का गठन कहां लिखा है? आर्टिकल 70। याद रखिएगा कि संसद का गठन होगा, ये कहां लिखा है? आर्टिकल 70। अब देखें, राज्यसभा का गठन लिखा है 80 में, है ना? आवाज कहां दब रही है? सुनाई नहीं दे रहा है? बता दीजिए, नहीं पढ़ना है? पढ़ना है? आवाज दबना नहीं चाहिए, हकलाना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं, यहां पर राज्यसभा की संरचना कहां ले रहे हैं हम? ओके, तो लोकसभा का कहां ले रहे हैं? कि संसद का गठन 79 में, राज्यसभा का गठन और लोकसभा का, अगर कभी पेपर में आ जाए कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 70, लोकसभा का गठन होता है 81। ओके, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ओके, और ये सारी चीजें विधान के अनुसार चल रही है या नहीं? क्लियर? अब समझिए, पहले आपने कहा कि विधायिका में कौन कौन आएगा? आपने कहा विधायिका में, हमने कहा लोकसभा, राज्यसभा और ओके, फिर आपने कहा क्लियर है कार्यपालिका में। तो एक्चुअली कार्यपालिका कौन है? मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल हस्ताक्षर किससे कराएगा?
क्लियर है? लेकिन अब एक नाम और एक आता है सरकार का वकील। सरकार का ये इतना ध्यान रखता है कानून का जितना ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जज रखते हैं। यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को संविधान पूरा पता है, ऐसे ये वो व्यक्ति है जिसे संविधान पूरा। क्लियर है? एक प्रकार से संविधान का ज्ञानी व्यक्ति है ना। और भारत में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें संविधान का बहुत ज्यादा ओके। तो अब ये सरकार कहती है किससे कि हमारे लिए एक ऐसा आदमी जो हम कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो खुद कुछ नहीं करता, वो कहता है देखो यार तुम जो कहोगे हम तुम्हें कह देंगे, दिला देंगे हम। तो सरकार कहती है कि हमें एक वकील दिला दो, कानून का ज्ञाता दिला दो, जो हमें ये बताए कि ये कानूनी है और ये गैर कानूनी है। जब हम काम करें तो हमें सलाह दे कि ये कानून के अनुसार सही है, ये कानून के अनुसार ओके नहीं आ रही। इसी को कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? पर इसका एग्जीक्यूटिव से केवल इतना ही रिलेशन है कि जब ये सरकार चलाई जाती है तो सरकार को सलाह देता है, एक बात। दूसरा, लेकिन फिर भी कभी गलती हो जाए और मान लीजिए सरकार कहां पेश हो जाए, कहां? न्यायालय में। मान लीजिए हमने कोई एलिगेशन लगा दिया तो सरकार ने हमारे साथ ऐसा, तो न्यायालय में सरकार का पक्ष लेता है वो है ना। ये अटॉर्नी ऑफ जनरल भारत के किसी भी सदन में या न्यायालय में किसी भी मीटिंग में सरकार का पक्ष लेकर के उपस्थित होता है। समझ में आ रही बात? जहां कहीं भी आवश्यकता होगी कि सरकार का पक्ष लेना है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, संसद में या कहीं और, तो वहां ये सरकार का पक्ष लेकर के उपस्थित, तो सरकार का ही एक अंग है महा ओके नहीं आ रही मतलब है? तो इसलिए हमने कार्यपालिका के कितने अंग बताए हैं। अब देखना, कार्यपालिका का पहला अंग राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो हस्ताक्षर करेगा। तो एक्चुअली कौन काम करेगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कह रहे मंत्रिमंडल नहीं। दो शब्द, एक हमने कहा मंत्रिमंडल, एक हमने कहा मंत्री। जब हम कहते हैं मंत्रिमंडल तो इसका मतलब होता है, बात ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा? मंत्री। ऐसे बोलिए। इसका मतलब है कैबिनेट ऑफ इंडिया। ओके, केवल ए ग्रेड के मंत्रियों को कहते हैं कैबिनेट और इसी को कहते हैं मंत्रिमंडल। और जब हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सभी लोगों को मिलाकर तो कहा जाता है मंत्रिपरिषद। ओके, तो जब कभी प्रधानमंत्री को लगता है कि हमें अर्जेंट मीटिंग बुलाना है तो ये क्या करता है? कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है। मीटिंग ओके, यानी एक ग्रेड के मंत्रियों को बुलाता है और जब इसे पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक करना होता है, पूरी मंत्रिपरिषद को बुलाता है। अभी भी समझ में नहीं आया? अब तीसरा, अब तो पहला हमने पढ़ लिया विधायिका, नंबर 2 तो तीसरा पिलर क्या है? तीसरा पिलर क्या है? न्यायपालिका भी भारत में देखना, भारत में इकहरी है, सिंगल है। इसमें क्या कहा जाता है? सुनिए, पूरा भारत कई राज्यों में बटा हुआ है, कई राज्य हैं, कई राज्य हैं, ये भारत है। हर राज्य कई जिले में बटा हुआ है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि सबसे पहले जिला स्तर पर होगा न्यायालय। हर जिले का एक न्यायालय, हर जिले का
फिर न्यायालय की बहुत सारी वो होती है, ब्रांचेस होती है, तो बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इतना जान ले कि जिले में एक जिला न्यायालय है, तो हर जिले का एक न्यायालय हो गया। अब सारे जिला न्यायालय आएंगे हाई कोर्ट के अंदर में, तो एक प्रदेश को एक उच्च न्यायालय। अगर आपने कोई न्याय मांगा जिला से, आप जिले के न्यायालय से संतुष्ट हो, आप सीधे कहां जाएंगे? आप न्याय मांगने के लिए कहां जाएंगे? तो हर प्रदेश का अपना एक, हालांकि डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे कि कई प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना एक पर्सनल हाईकोर्ट, 2-3 राज्यों को मिलाकर के एक हाईकोर्ट है। ये बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज जान लीजिए कि हर प्रदेश का अपना एक, तो सभी हाई कोर्ट के ऊपर भारत का क्या है? बात समझ में आ रही है? तो ये हमें पढ़ना है भारत की न्यायपालिका। तो अभी हमारे 3 भाग में पढ़ना है। पहला भाग पढ़ेंगे भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलो देखिए राज्यसभा। अब जरा बताइएगा, हमें जितनी बातें हम बता चुके थे बताइएगा जरा। ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये भारत के, तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं भारत की राज्यसभा के। भारत की राज्यसभा के जितने मेंबर हैं वो स्टेट से आते हैं, नहीं आते हैं? इनडायरेक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आते हैं। और इनके चुनाव लड़ने की एज क्या है? 30 वर्ष। और चूंकि इसमें 30 वर्ष यानी ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं अपर हाउस। क्या कहते हैं? पक्का? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले जनरल बातें सुन लीजिए। ओके, अच्छा, इसका क्या है? 1/3, 1/3, 1/3, 3 हिस्सों में ये बटा है। ये ना तो एक साथ चुना जाता है और ना एक साथ ये डिसॉल्व होता है, यानी इसका अपघटन, इसका विघटन। ओके, इसमें प्रत्येक, याद रखिएगा, प्रत्येक सदस्य यानी इसका ओवरऑल जो एक मेंबर है वो ओवरऑल 6 ईयर तक, है ना? तो यहां पर 2 बातें कॉमन होगी, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट होगी। क्या? पहली बात, अगर कोई कहे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो हम कहेंगे अनलिमिटेड, क्योंकि राज्यसभा ना कभी बनती है ना। लेकिन मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर को कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है, क्योंकि इसके हर एक पार्ट, 1/3 पार्ट एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इसका 1/3 भाग रिटायर हो जाता है और उसकी जगह, है ना? अब फिर याद करिए, इसमें किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, ये लिखा है 4थी अनुसूची में। याद आया? नहीं याद आया? ओके, तो अब देखें संविधान के अनुसार इनकी संख्या कितनी होगी, सुन लीजिए। और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं? एक बात और याद रखिए, दोनों के मेंबर सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओके, अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। इसका जैसे लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, ऐसे ही राज्यसभा का भी अपना एक, इसे हम सभापति कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है?
लेकिन दिक्कत क्या है, लोकसभा का सभापति लोकसभा के मेंबर में से ही चुना जाता है, और जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो खुद में से नहीं चुना जाता, ये पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब समझते हो ना, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि हमें बनाए किसी और लिए गया है और ऑटोमेटिकली हमारे पास जब ये पद आ गया तो ये पद ऑटोमेटिकली आ गया। नहीं आ रही बात समझ में आ रही है? तो हमारे यहाँ पर व्यवस्था क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति चुना जाता है, कितने साल के लिए? ओके। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के पास जब तक राष्ट्रपति पद पर है तब तक कोई काम नहीं है। अतः ये काम करेगा क्या? तो इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि आप बन जाइए अध्यक्ष। आएंगे तो इसीलिए कहा जाता है कि ये इसका पदेन सभापति होता है। इसके लिए नहीं बनाया, बनाया किसी और के लिए और ऑटोमेटिक इसे पद। अच्छा तो समझ लीजिए बात, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बना क्या है, क्या बना है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद जो होता है वो कितने ईयर के लिए होता है? तो ये एक कंट्राडिक्शन है। अब समझिए बात। अब एक हो गया इसका सभापति, और एक हो गया इसका भी उपसभापति। नहीं आ रही बात में? सभापति का कार्यकाल 5 साल का, लेकिन उपसभापति इन्हीं लोगों में से एक बना है। इन्हीं लोगों में से उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। नहीं आ रही बारीक बातें याद रखिएगा, अभी मिस कर दोगे बाद में जाकर के दिक्कत होगी। आप रटोगे और 5 साल 4 साल 3 साल आपको पता नहीं चलेगा, फिर दिक्कत होगी। एक बात मेरी सुनो, राज्यसभा का सभापति का चुनाव नहीं होता, चुनाव एक्चुअली होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और वही बन जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, अतः इसका टर्म्स होता है 5 ईयर। ओके, जबकि इसके वाइस चेयरमैन का होता है। अच्छा एक बात समझिए, अब देखें, पहले जरा मेंबर्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं, एक चीज को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? दिस इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? इसको पहले हिंदी में कर देते हैं ताकि आपको हिंदी में बच्चों की आप लोगों की डिमांड है कि पहले हिंदी में बता दो, फिर उसी को देख लेंगे अंग्रेजी। देखिए आप, यह संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। अब लोकसभा परमानेंट क्यों नहीं है? हर 5 साल में इसे भंग किया जा सकता है। भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। भंग कौन करेगा? क्योंकि दोनों का बोझ कौन है? लेकिन राष्ट्रपति या तो 5 साल पूरे होने पर भंग करेगा या समय के पहले भंग करेगा, मंत्रिमंडल के कहने पर। किसके कहने पर? क्योंकि बार बार हम आपको कह रहे हैं कि राष्ट्रपति एक बार जब मंत्रिमंडल बना देता है तो अब वो बिल्कुल हर बात किसकी मानता है? ओके, मैडम इतना नोट मत करो, उसमें सब दिया है। ज्यादा नोट करोगे बातें फिसल जाएंगी, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। आराम से सुनो। देखे, अब ये हो गया राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी क्लियर है।
क्योंकि राज्यसभा में मेंबर कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? राज्यों की विधान आते हैं, यानी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट को, स्टेट की लेजिस्लेचर को। ओके, तो कितने किस राज्य से आएंगे? ये कहां से आएगा? अनुसूची। अच्छा, क्लियर है? अच्छा, ये अब समझिएगा जरा, राज्य भी हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक राज्य है और एक केंद्र शासित। नहीं, आपको बताए केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा है, नहीं है? तो इनसे भी सदस्य नहीं आएंगे। चलिए, संविधान कहता है कि मैक्सिमम 250 सदस्य कहां हो सकते हैं? कहां? अरे क्लियर है? और निर्वाचित सदस्य में से क्यों कहा? क्योंकि 250 में से 12 होते हैं नॉमिनेटेड, और ये नॉमिनेटेड कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? और कौन लोगों को, कौन से लोग? स्पेशल लोग अपनी अपनी फील्ड में, साइंस नहीं याद रखना, आ रही है, कला, साहित्य, और ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं, या बहुत बड़े साहित्यकार है, या अभी तक कहा जाता था कला, साहित्य और एक चीज और कुछ समय पहले जुड़ गई, खेल। क्या जुड़ गई है? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? क्योंकि कला, साहित्य और विज्ञान से जुड़े व्यक्तियों को, ऐसे 12 नामों को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट पक्का। अब कहने को राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति मानेगा किसकी? किसकी मानेगा? यानी इनडायरेक्ट तरीके से मंत्रिमंडल के कहने से ही ये 12 व्यक्ति आया था। नहीं आई बगल में आ रही है? ओके, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो राज्यसभा में 2 प्रकार के मेंबर हो गए, एक इलेक्टेड और एक सिलेक्टेड। एक इलेक्टेड और एक, संविधान कहता है कि कुल मिलाकर के 250 मेंबर्स होंगे। इनमें से 12 क्या होंगे? 12 होंगे नॉमिनेटेड, और जबकि 238 क्लियर है? नहीं यार बोलो। अब संविधान क्या कहता है? कहता है कि वर्तमान में एट द प्रेजेंट कुल मिलाकर के सदस्य जाते हैं 200 कितने? लिखो जरा, एट द प्रेजेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा कितने हैं? 212 कर दो नॉमिनेटेड, इनमें से 12 कितने बचे? 233। तो प्रेजेंट में इलेक्टेड सदस्य कितने हो गए? है ना? नहीं आ रही मतलब? आ रही है। अब बचे कितने? जल्दी बोलो। 233। 12 अलग कर दो, 233 बचे। 233 में से 4 दे दो आप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। 4 229, तो 229 आ गए स्टेट से, 4 आ गए यूनियन टेरिटरी से, और यूनियन टेरिटरी से कौन कौन? 2 दिल्ली से और पांडुचेरी से आना है केवल 1, पांडुचेरी से, बाकी कहां से बचे? पक्का? तो 3 कहां से हो गए? अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आ गया है? अरे क्लियर है? चलो अब देखें राज्यसभा निर्वाचन। अब देखना पड़ेगा यहां पर, ये देख लो, दिस इज द अपर हाउस,
राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, नहीं पढ़ा है? स्टेट, अब यहां पर स्टेट का मतलब है कि स्टेट से आएंगे तो स्टेट मीन्स बोथ द स्टेट एंड द यूनियन, दोनों से आएंगे। नहीं आए बदल में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, क्योंकि राज्यसभा का गठन कहां है? आर्टिकल, लोकसभा का 80। ओके, मेंबर इन राज्यसभा, यहां पर मैक्सिमम मेंबर इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, और ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं आ रही कला साहेब को, अरे क्लियर है? ये किसी न किसी में स्पेशल नॉलेज रखते हैं। चलिए करें, राज्यसभा मेंबर नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? ठीक है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है जरा समझ लीजिए बात। राज्यसभा का निर्वाचन एक तो इनडायरेक्टली जनता नहीं करेगी, किसके द्वारा होगा? राज्य की विधानसभाओं के। क्या राज्य की विधानसभाओं के द्वारा कैसा चुनाव होगा? तो भैया इसको हम राष्ट्रपति चुनाव में बताएंगे, लेकिन अभी हम समझ लीजिए, एक कहलाता है अनुपातिक संक्रमण प्रणाली। इसमें एक वोट का मतलब एक वोट नहीं होता, हर एक वोट का वेट अलग होता है। हमें भी एक वोट मिला, आपको भी एक वोट मिला, लेकिन अलग अलग वेटेज। ओके, अब यार समझिए, राष्ट्रपति चुनाव में हमसे डिटेल में समझाएंगे। ओके, तो देखिए प्रोपोर्शनल है ना। अब देखिए एक मिनट, तो हमने क्या कहा? अनुपातिक संक्रमण। अरे क्लियर है? ये देखो लोकेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द वोट्स, इसमें अलाउ किया गया है कितने सदस्य किससे आएंगे, और शेड्यूल के द्वारा या चौथी अनुसूची के आए ना। चलिए एक एक चीज हम आपके लिए लेके आए, एक चीज। राज्यों के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, और सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के आधार पर। अब आता है ये 1951 अधिनियम। 1951 अधिनियम कहता था पहले, मान लीजिए आपको मध्य प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीतना है। क्या कह रहा था? तो आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ये कहा गया था अधिनियम 1900। अरे क्लियर है? लेकिन 2003 आते आते ये व्यवस्था बदल दी गई, और कहा गया कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तब भी आप एमपी से चुनाव लड़ सकते हैं, और एमपी का रहने वाले व्यक्ति यूपी से चुनाव, यानी भारत का निवासी कहीं से भी चुनाव। एक बात क्लियर है? एक बात क्लियर है? अब पहले क्या होता था कि चुनाव होता था गुप्त मतदान, लेकिन 2003 से चुनाव होने लगा खुला मतदान। ये खुला मतदान क्या है कि आपको हाथ उठा के बताना पड़ेगा कि हम वोट किसे दे रहे हैं, साफ नजर आएगा कि आप वोट किसे दे रहे हैं। ये क्यों किया गया समझ लीजिए। पहले क्या होता था, जैसे आज भी अपन दमोह नगर पालिका से उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई भी एक नगर पालिका है, नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव होना है। अब अध्यक्ष पद के लिए एक कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया, एक कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया, एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, और अलग अलग सबने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, खड़ा कर दिया। अब जो आपके यहां से पार्षद चुनकर आए हैं,
इनमें से ये पार्षद हैं, यहां बैठे हैं, और इनसे अपेक्षा की जाती है कि आप वोटिंग करिए। तो इनमें दिक्कत कहां आती है कि संविधान ये अपेक्षा करता है कि आप जिस दल से जीत कर आए हैं आप उस दल के व्यक्ति को वोट करेंगे। मान लीजिए कि 18 व्यक्ति, मान लीजिए 18 या 30 व्यक्ति बीजेपी से जीत कर आए तो बीजेपी को वोट करेंगे। मान लीजिए 30 व्यक्ति कहां से जीत के आए, कांग्रेस, तो किसको वोट करेंगे? जो छोटे दल हैं, छोटे, उन्हें पता है कि हम जीत नहीं पाएंगे तो वो या तो कांग्रेस का रुख कर लेंगे, ठीक। लेकिन होता क्या है, जब गुप्त मतदान होता है तो गुप्त मतदान में खतरा क्या रहता है, आप जीत के बीजेपी से आए और वोटिंग कहां से आए, ये कांग्रेस से जीत कर गया है ना। और इससे जो भारत की डेमोक्रेसी है इसको खतरा होता है, क्योंकि यहां चल जाता है पैसे का लेन देन। नहीं आ रही बात, सुन रहे? अगर ये ओपन मतदान हो जाए, ओपन, तो फिर क्या भाई, कांग्रेस के 18 जीते, 18 कहां आएंगे, कांग्रेस। अगर बीजेपी के 18 है तो कहां आएंगे, जहां पर ये हॉर्स ट्रेडिंग विधायकों का या इनका खरीदना बेचना बंद हो जाएगा। तो यही प्रोसेस अपनाई कहा राज्यसभा कि आप तो ओपन हाथ उठाओ कि आप किसे वोट दे रहे। इससे क्या मामला आएगा कि दिखेगा कि बीजेपी वाले कहां दे रहे, कांग्रेस वाले कहां दे रहे, क्योंकि यहीं से दल बदल को रोकना था। क्या रोकना था? अब बात समझ में आ रही है? तो अब जो मतदान होने लगा वो कैसे होने लगा, खुला, ओपन। आपने किसको वोट दिया है नजर आना, क्लियर है? बेटा एक एक बात का मीनिंग हम आपको बताते चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब समझिएगा। ये कहलाता है कोरम ऑफ राज्य। कोरम क्या है, देखिए समझिएगा, हमें कोई भी बिल उठाना है, कोई बिल उठाना है, और बिल उठाने के लिए हमने कहा कि आज हम कोई बिल रखेंगे और उसे 2/3, 2/3 से पास होना। लेकिन किस 2/3 से? जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट का 2/3। मान लीजिए आज कितने सदस्य आए हैं, 100। कितने आए हैं, 100 का 2/3, क्लियर? लेकिन अब सारे मेंबर तो रोज आते नहीं है, कभी कोई बाहर गया है, किसी की तबीयत खराब है, तो शर्त क्या रखी गई संविधान में कि भैया कितने लोग आएंगे, कम से कम, जैसे अपनी क्लास है, भैया कम से कम कितने लोग आएंगे क्लास लगे, ओके? तो संविधान कहता है कि 10% लोग तब कम से कम प्रेजेंट होना। यानी अगर टोटल 250 टोटल, और 250 में 10%, 25, अब 245 का निकाल दो, है ना, 24.5 हुआ, या ना 24.5 हो, यानी 25 ही होना चाहिए। अगर 25 सदस्य से कम आज मीटिंग में आए हैं तो कोई भी बिल यहां रखा नहीं जा सकता। अब आगे बात समझ में? तो ये कहलाता कोरम। कोरम कहलाता मिनिमम मेंबर जिनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके? अब हमने राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बताया, हमने कि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, क्योंकि ये कभी लिमिटेड, ये कभी डिसॉल्व, ओके? हाँ, इसके पर्टिकुलर मेंबर का कार्यकाल आप पूछा तो होता है 6 ईयर, 6 वर्ष। नहीं बताया? कई बच्चे अभी गिफ्ट आ रहे हैं, कुछ भी याद नहीं होगा मुझे, देखें कार्यकाल होता है, यह
कभी भंग नहीं होती। स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल देखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य कितने? 1/3 हर 2 साल में रिटायर। समझ लीजिए जरा, हमने क्या किया, ये राज्यसभा है, इसके 3 टुकड़े कर लिए, ये सदस्य रिटायर हो गए, इसके 2 साल बाद, इसके इसका नंबर, इसके 2 साल बाद इसका नंबर, यानी इसका फिर जो चेम्बर नंबर आएगा वो 6 साल बाद। हर चेम्बर का नंबर 6 साल बाद, ओके, तो 6 साल। हाँ, राज्यसभा का पहली बार का गठन, राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ, ये जरा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा पहली बार कब बनी, याद रखिएगा 1952। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? 3 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका गठन हुआ और इसके 10 दिन बाद, ओके, सो डेट में याद रखिएगा 10 दिन बाद, और महीने में याद रखिएगा अगले महीने 13 मई 1952 को इसकी पहली गठन। आज वर्ष में आ रही है सन, आमतौर पर पूछा जाता है 1952 में है। अच्छा, वेरी गुड। अब आता है आर्टिकल 249, 249, ओके। क्या है आर्टिकल 249? सब लोगों को सामने देखो, कान खोल के सुनो। ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये भारत का बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 249। आर्टिकल, अरे क्लियर है? अब मजेदार बात सुनिए, आपने 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां पढ़ी थी। एक पढ़ी थी समूह सूची, दूसरी, तीसरी, और एक थे अवशिष्ट। आएगा? यानी कुछ नाम, कुछ विभाग, कुछ काम दे दिए गए हैं संघ को, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ऐसी कई चीजें कौन दे दी गई संघ को, नागरिकता। तो इन पर कानून कौन बनाएगा? संघ। संघ यानी संसद, संघ यानी, और जो राज्य सूची में आएगा उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। अरे पुलिस कहाँ की होती है? राज्य, ओके, तो पुलिस के नियम कौन बनाएगा? राज्य, ओके। तो कुछ विषय दे दिए गए हैं राज्य को, कुछ दे दिए गए हैं और कुछ इनको दे दिए गए दोनों। जैसे शिक्षा, आपने देखा होगा कि सेंट्रल स्कूल भी होते हैं और एमपी गवर्नमेंट के भी होते हैं, लेकिन तो ये बात क्लियर है कि राज्य के विषयों पर, राज्य के कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभा को है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्य पर कानून, सॉरी, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभा को है। लेकिन अगर कोई विषय ऐसा है जिसे राज्यसभा 2/3 बहुमत से, कोई विषय ऐसा है जिसे 2/3 बहुमत से इसे राष्ट्रीय महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ नेशनल लेवल, राष्ट्रीय महत्व, ऐसा कह दे राज्यसभा कि भैया ये नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंट मैटर है, उसे नेशनल लेवल का बना दे। कौन बना सकती है? राज्यसभा। लोकसभा नहीं, लोकसभा नहीं, ये कौन कर सकता है?
राज्यसभा किसी राज्य के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कितने बहुमत द्वारा? तो भैया मान लीजिए पुलिस कि भैया पुलिस राष्ट्रीय महत्व का विषय है और ये बिल पास करा दे कितने से? तो अब इस विषय पर कानून बनाएगी संसद, और राज्यसभा नहीं, संसद यानी दोनों। नहीं आई बात समझ? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार राज्यसभा का है। किस आर्टिकल के द्वारा? ओके। तो जब इसने महत्व का घोषित कर दिया तो अब कानून बनाएंगे जैसा बनाने आ रहे थे। यार परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना किसका अधिकार है? राज्य। लेकिन राष्ट्रीय महत्व पर घोषित होने के बाद कानून बनाना किसका काम है? संसद, ना कि राज्यसभा। अभी भी समझ में नहीं आया? और ये कहता है आर्टिकल 200, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा, ये पावर लोकसभा के पास नहीं है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? एक एक बात बहुत मजेदार है, समझना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? चलिए देखिए, राज्यसभा के सत्र, ये सत्र कहलाते क्या है? सेशन कहलाते क्या है? पहले बात समझिए क्या होता है। मान लीजिए हमारी क्लास लोकसभा है या राज्यसभा। अब हमने किसी विषय को लेकर, बजट को लेकर, किसी भी बात को लेकर के हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक दिन में तो हमारा काम निपट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हम आपको गणित का 5वां अध्याय पढ़ाएंगे, तो क्या गणित का 5वां अध्याय आज को पढ़ जाएगा? इसके लिए कई मीटिंग करना पड़ेगी, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, और हो सकता है ऐसे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लग जाए। ओके। तो ये मीटिंगों का ये जो पूरा का पूरा इकट्ठा ग्रुप है, ये कहलाता है सेशन। बैठक कहलाती है एक, जैसे आज जो भी वो बैठक है, आज जो भी वो मीटिंग है, लेकिन मीटिंग आज भी हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, और आगे और आगे और आगे। तो ग्रुप ऑफ मीटिंग इन द सेंस सेशन। आ गया है कि नहीं आया है? बात को समझिएगा। तो अब कहा गया कि आखिर राज्यसभा के कितने सेशन होंगे, तो सुन लीजिए। संविधान में बात आती है कोई सदन हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके फर्स्ट सेशन की लास्ट डेट और अगले सेशन की फर्स्ट डेट में 6 मंथ से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये नियम है कि आपने जो पहले सेशन लगाया, मान के चलो 25 मई को खत्म हो, तो 25 मई से 6 महीना जोड़, उसके पहले अगला सेशन लग जाना नहीं। आज बात में आ रही है? बढ़िया पास हो गया। कितने? 6 महीने से ज्यादा का अंतर। यानी आमतौर पर हम कहे तो 6 महीना ये और अगले बार 6 महीना ये आएगा। यानी एक साल में कम से कम 2 सेशन तो लगना ही,
एक साल में कम से कम 2 सेशन को लगना ही एक बार। आमतौर पर लोकसभा के लगते हैं 3 सेशन और राज्यसभा के लगते हैं 4 सेशन। 4 क्लियर? आमतौर पर लोकसभा के 3 सेशन लगते हैं और समझ लीजिए इस बात को प्लीज बेटा, कुछ बहुत बारीक बातें पढ़ने से नहीं आती, समझना पड़ती है और बारीकी से समझ लीजिए। समझने हो गया मैंने क्या बनाया? ये क्या है? ये क्या है? इन दोनों का बॉस कौन है? अच्छा, इनका पर्सनली बॉस कौन है? लोकसभा अध्यक्ष और यह है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब आप समझिए प्लीज। जैसे लड़के हो गए लोकसभा और लड़कियां हो गई राज्यसभा, और मान लीजिए हम हैं राष्ट्रपति, ओके? हमने लड़कियों का एक चेयरमैन बना दिया, लड़कियों का एक बॉस है, लड़कों का भी एक कमरा दे दिया कि लड़कियां वहां पर मीटिंग करें और एक कमरा दे दिया कि लड़के वहां पर मीटिंग करें। अब ये हो गई बैठक। क्या हो गई? लेकिन इस बात को समझिए, बैठक कब जारी होगी? ये आदेश जारी करेंगे हम, मतलब ओके, हम कॉल करेंगे, हम कॉलिंग करेंगे बैठक के लिए। इसे हिंदी में कहते हैं आहूत करना, बैठक को बुलाना, सेशन को बुलाना, बैठक को नहीं, सेशन। हम लोकसभा से कहेंगे इतनी तारीख से बैठक करिए, हम राज्यसभा से कहेंगे तो बैठक किसने बुलाई? अब जब राष्ट्रपति ने बुला ली तो अब जब लड़कों की मीटिंग लगेगी तो उनका अध्यक्ष मीटिंग लगाएगा, किसको बोलने देना है, किसे नहीं बोलने देना है, उठो बैठ जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर आओ। कभी झगड़ा हो गया तो मीटिंग को सस्पेंड करना। सस्पेंड समझते हैं? बर्खास्त नहीं, खत्म नहीं। आज ज्यादा चिकचिक हो रही है, खत्म, अभी आज के लिए खत्म, आज के लिए खत्म, ना कि ये सेशन परमानेंट। समझ में आ रही बात? कैसी कौन करेंगी? लड़कियां करेंगी, यानी राज्यसभा में होगा कि आज ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा आज के लिए। तो बैठक, फाइनली बैठक बुलाना राष्ट्रपति का काम है और फाइनली सेशन डिसमिस करना। ओके, सेशन को ही खत्म घोषित करना कि ये सेशन खत्म, ये भी किसका काम है? लेकिन बैठक के दौरान बैठक को सस्पेंड करना, स्थगित करना और स्थगित करने के बाद दोबारा से बुलाना, ये काम इनके अध्यक्ष का है। अभी भी समझ में नहीं आया? ओके, तो सत्र कौन बुलाता है? सत्र का समापन कौन करता है? ओके, ये बात आपको समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है? ओके, एक बात का आपको आंसर है। राज्यसभा के सदस्य के एक सत्र के अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर, ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। ओके, अब जब राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा के जो ऑफिस है यानी पद है वो कौन कौन? सबसे पहला एक राज्यसभा का एक होता है
सभापति, एक होता है उपसभापति। कौन? और इसमें जो कार्य जैसे अपने सरपंच और एक सचिव होता है, ऐसे ये हो गए सरपंच, तो पूरा कार्यभार संभालने के लिए एक होंगे महासचिव, जो जिनके अंदर में पूरे कर्मचारी कार्यालय आएगा, जिनमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें अधिकारी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, वो सारे किसके अंडर में आएंगे? ओके। लेकिन सांसद किसके अंडर में आएंगे? सभापति के। सभापति कौन है? लेकिन उपराष्ट्रपति थक गए, बीमार हो गए, बाहर चले गए, तो अब अध्यक्षता कौन करेगा? मान लो ये विदेश गए थे, इनकी भी क्या हो गई? तबियत खराब, तो एक पैनल बना के रख ली जाती है, एक लिस्ट बना के रख ली जाती है पहले से ही, और इस लिस्ट के अनुसार ही अध्यक्षता होती है कि अगर ये नहीं आए तो ये भी नहीं आए तो ये भी नहीं आए तो एक पैनल बना के रखी जाती है, उस पैनल में से ही अध्यक्षता की जाती है। नहीं आई उसमें? अब प्रश्न उठता है, अंत पैनल भी नहीं है, अंत अब कौन अध्यक्षता करेगा? तो अब पावर है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जिसे कह देगा वो सदन की अध्यक्षता करेगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आमतौर पर राष्ट्रपति नहीं कहेगा, पहले तो सभापति, फिर उपसभापति, फिर पैनल। है ना? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, चलो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, है ना? और ये एकमात्र अध्यक्ष है जो अपनी ही समिति का सदस्य है। बाकी जितनी समितियां भारत में बनाई जाती हैं, अध्यक्ष उसी में से बनाया, और ये अध्यक्ष जो है वो थोपा है, पदेन सभापति है, पदेन सभापति है। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? समझ लीजिएगा। ओके, तो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे क्लियर है? राज्यसभा इज द ओनली हाउस of the Indian Parliament whose chairman is not a member of that house. इस हाउस का सदस्य नहीं। जब लोकसभा का अध्यक्ष अपनी समिति का सदस्य है, नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? चलिए देखिए, the deputy chairman is elected by the मेंबर ऑफ, जो डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होता है वो उन्हीं सदस्यों में से ही, अब कार्यकाल में एक का 5 साल, एक का, जो चेयरमैन है उसका 5 साल, जो डिप्टी चेयरमैन है उसको, कोई डाउट? राज्यसभा का पीठासीन, पीठासीन माने क्या था? मुखिया। राज्यसभा का पीठासीन राज्यसभा का सभापति कहलाता है, इसलिए राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का, ये सब पता चुके हैं। अच्छा एक बात, जो सभापति है वो एक्चुअली सभापति नहीं, वो एक्चुअली है क्या? अगर भारत का राष्ट्रपति बीमार हो जाए, मृत्यु हो जाए, हटा दिया जाए, और वो स्वयं कह दे कि हम असमर्थ हैं, स्वयं कह दे, और कोई नहीं कह सकता, तो चार्ज ले लेगा भारत का उपराष्ट्रपति। अब प्रश्न आता है कि क्या भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो क्या वो राज्यसभा का चेयरमैन भी रहेगा? नहीं, उतने समय के लिए वो चेयरमैन नहीं रहेगा।
आगे बात समझे। प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ पूरे 5 साल के लिए, पूरे और 2.5 साल बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति की जोरदार बोलो तो अब 2.5 साल बाद कौन बन जाएगा? तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या आने वाले 2.5 साल के लिए, जो बचे 2.5 साल में, क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना रहेगा? जवाब आता है नहीं, केवल 6 महीनों तक, केवल और 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव इमीडिएटली करा दिया जाएगा। ओके, फिर वही उपराष्ट्रपति 10 के 10 पहुंच जाएगा। तो ऐसा प्रावधान केवल कितने के लिए है? आवाज नहीं आ रही है? और सुनो, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया, उसकी भी मृत्यु हो गई या उसने इस्तीफा, अब तुम कहोगे क्यों दे दिया, ऐसा कैसे हो गया? अरे हो सकता है कि राष्ट्रपति मर गया है तो अब राष्ट्रपति की क्या होना है? चुनाव, और उपराष्ट्रपति को क्या चुनाव होना है? राष्ट्रपति को, और वो अपना इस्तीफा सुन रहे हो? तो ऐसे में क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का भारत का राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अधिकतम 6 और उसके पहले चुनाव हो जाना। मान लीजिए उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बीमार हो जाए या उसकी भी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा? सीनियर वरिष्ठ, सुन रहे हो, वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा। तो अब मेरी बात को समझ रहे हैं? क्लियर है? चलो, राज्यसभा के उपसभापति, पूरी कहानी क्लियर है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा से ही होता है। आप कार्यकाल 6 वर्ष का, उपसभापति का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सभापति तो हेडिंग के लिए सभापति, समझ लीजिए, बहुत चर्चा है इसमें। किसी मजेदार बात, ये रही लोकसभा, ये रही क्लियर, ये रहे इसके अध्यक्ष और ये रहे इसके। नॉर्मली दोनों के काम क्या है? इनके काम है अपने सदन में अनुशासन बनाए रखना, किसी पत्रकार वगैरह को अंदर आने ना देना, कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, कौन बोलेगा कब बोलेगा कितना बोलेगा, काम किसका है? ऐसे ही काम यहाँ पर अपने अध्यक्ष का, तो ये अपने सदन को कंट्रोल कर रहा है। ये नहीं आ रही बात समझ में, लेकिन कुछ डिफरेंस हुई अध्यक्षों में। मान लीजिए, अच्छा एक बात, भारत का एक खजाना है, इसे हम कहते हैं संचित निधि, और एक है भारत की आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक निधि लगातार खर्चे के लिए बनी है, नहीं आ रही बात में, और संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो या इसमें डालना है या तो आपको संसद में बिल पास कराना, बिना बिल पास करे, मान लीजिए आपको टैक्स बढ़ाना है, आपका टैक्स बढ़ जाएगा, खजाने में पैसा जाएगा, आपका टैक्स कम होगा, खजाने से पैसा कम होगा, तो बिल कहां पास करना पड़ेगा? अच्छा, बिल क्या है? पैसे का बिल क्या है? पैसा, और पैसा का है
जनता का आएगा है। तो पैसे से संबंधित बिल कहां लाया जाएगा? आप जैसे ही लोकसभा में आपने बिल रखा तो पहले तो इनसे पूछा जाएगा कि साहब ये खर्चा करना है, मतलब 2 लाख करोड़ करना है, 20,000 करोड़ करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पैसा है, तो ये पैसा हम क्या इससे निकाल सकते हैं, संचित निधि से निकालें या नहीं निकालें? तो ये निर्णय करेगा लोकसभा। और अगर ये बिल खजाने से रिलेटेड कर दिया गया तो ये कहलाएगा धन विधेयक। देखो, पैसे से रिलेटेड तो सभी, ब्रिज बनवाना है, रेल बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, सब पैसे से रिलेटेड है। लेकिन पैसे के लिए भी खजाने कितने हैं? 2 नहीं है। तो अगर पैसे का असर किस पे आ रहा? संचित, तो वो बिल कहलाएगा धन विधेयक, मनी बिल। क्या कहलाएगा? और प्रस्तुत होने के पहले ही ये तय करेगा लोकसभा अध्यक्ष कि ये बिल मनी बिल है। तो मनी बिल का मतलब केवल इतना है कि इसका रिलेशन इस खजाने से है, यानी इससे पैसा निकाला जाए या इससे पैसा ना निकाला जाए। नहीं आ रही बात में? मान लीजिए आपको जस्टिस की तनख्वाह बढ़ाना है, तो जस्टिस की तनख्वाह हमने बताई थी आपको कि जितने जितने सुप्रीम पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष और जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, तो इनके वेतन और पेंशन यहां से आते हैं। मान लीजिए कि आपको इनका वेतन बढ़ाना, तो असर कहां पड़ेगा? तो ये विधेयक कहलाएगा धन विधेयक। आप पर टैक्स बढ़ाना है जनता पर, जनता पर टैक्स बढ़ेगा तो खजाना भरेगा, तो ये बिल कहलाएगा धन विधेयक। जनता का टैक्स कम करना है, पैसा कहां से आएगा? कोई भी बिल हो, बिल यानी विधेयक, कोई भी बात, वो खजाने से रिलेटेड की जाए या ना की जाए, ये कहलाता है। ये कौन निर्णय करेगा? लोकसभा। इसके मामले में राज्यसभा के पति के पास कोई पावर नहीं। क्यों? क्योंकि धन विधेयक कहां लाया जाएगा? पास भी कहां किया जाएगा? नाम मात्र के लिए कहां भेजा जाएगा? कितने दिन के लिए? 14। बाकी विधेयक भेजे जाएंगे 6 महीने के लिए। 14 दिन में तुम पास कर दो, ठीक, ना करो, ठीक, हमने तो पास कर दिया, तो कहां जाएगा? अच्छा, अब राष्ट्रपति क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा नहीं करेगा? एक बात याद रखिएगा, मनी बिल के अलावा, मनी बिल के या संविधान संशोधन के अलावा 2 बिल, अगर कोई और बिल होता तो राष्ट्रपति चाहता तो उन्हें रिवर्स कर देता कि फिर से पढ़ो, लेकिन मनी बिल को वापस नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक को भी वापस क्यों नहीं कर सकता? वेरी गुड, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इनमें एक राज्यों के नाम परिवर्तन में, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन एक, दूसरा मनी बिल और तीसरा संविधान। अरे भैया, वो पहले ही परमिशन दे चुका है, अब तक वापस करने का कोई प्रावधान अभी तो 3 बिल तो हमने पढ़े हैं ना, लेकिन चीज तो ये चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
तो 3 प्रकार में तो बिल्कुल तो अब देखो पीठासीन होने का राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार समान है, कुछ मामलों में अंतर है। जो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका मामला केवल कौन है, इसका संसद की संयुक्त बैठक। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, ज्वाइंट सेशन नहीं लगेगा। बेटा सुनते जाना, पढ़ने में तो तुम गोलमोल हो जाओगे। अगर कभी राष्ट्रपति को लगे ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये राष्ट्रपति, कोई बिल आया धन विधेयक नहीं और संविधान संशोधन भी नहीं, धन विधेयक पहले कहां पास होगा? राज्यसभा का तो कोई उसमें रोल नहीं जाएगा, लेकिन आपका कोई हाँ ना कोई मायने। संविधान संशोधन चाहे यहां आए चाहे यहां आए, दोनों में अलग अलग 2/3 से पास होना, इसमें भी ज्वाइंट सेशन। लेकिन कोई अदर बात थी, विधेयक था, एक सदन ने 2/3 से पास कर दिया, इसने पास नहीं किया, अब लैप्स हो जाएगा। तो क्योंकि संविधान में शब्द क्या है, क्या दोनों में पास होना चाहिए। तो अब राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा कि दोनों एक ही कमरे में बैठिए, इसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाएगा? बुलाएगा, क्योंकि भैया सेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? नहीं है, तो बुलाएगा कौन? बुलाएगा। प्रश्न ये होता है कि राज्यसभा में तो चेयरमैन राज्यसभा का सभापति था, लोकसभा का चेयरमैन लोकसभा अध्यक्ष था, लेकिन अगर दोनों एक ही कमरे में बैठ गए तो अब सभापति यानी अब अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन होगा? लोकसभा। अरे क्लियर है? ठीक, आपने कहा राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, यह कौन होगा? लोकसभा। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं आया, अब कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष तो नहीं आया, राष्ट्रपति कभी नहीं कहना। बस यही लोग सुनना चाह रहे थे, अब सुन लीजिए आप। राष्ट्रपति को कभी आंसर नहीं देना, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का राजा है, वो तुम्हारे छोटे मोटे काम के लिए, वो तो ऑर्डर देने के लिए बना है, उसका आंसर तो कभी नहीं देना कि ये सभापति बनेगा। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आया तो लोकसभा का कौन? मान लो ये भी नहीं आए, अब पैनल कहां की पैनल? लोकसभा। लोक राज्यसभा का आदमी, चाहे वो सभापति उपसभापति चाहे पैनल, कभी भी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कभी नहीं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। क्या कहा मैंने? लोकसभा का सदस्य ही ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि ये जनता का सदन है। ओके, बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे कि सर पैनल भी नहीं आई, क्या करें? राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर देगा, लेकिन करेगा किसको? ओके, तो ये अधिकार राज्यसभा के पास, लेकिन राज्यसभा के पास स्पेशल क्या है? दो कमी गिना दी तुमने कमी क्या क्या गिना दी? पहली कमी गिनाई धन विधेयक, ये धन विधेयक है या नहीं है? ये लोकसभा का अध्यक्ष कहेगा,
और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा। तो फिर राज्यसभा के पार्टिसिपेशन क्या है, कौन सी बातें? और आपको पता है अभी आपने पढ़ा था आर्टिकल 249 249, किसी भी राज्य के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना ये राज्यसभा का सभापति का नहीं, राज्यसभा 2/3 से पास करना। एक और बड़ा था ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं में कोई नया पद बनाना हो, अभी आप बनाते IAS, IPS, IRS, IFS, ऐसे ही अगर कोई और पद बनाना हो, नया पद बनाना हो, क्लियर है? तो ये भी करेगी राज्यसभा। तो दो कमी है तो दो स्पेशलिटी है। नहीं आई बात सुन रहे? नहीं है? दो कमी कौन है? धन विधेयक में कोई महत्व और संयुक्त अधिवेशन में कोई महत्व। तो स्पेशलिटी क्या है? आर्टिकल 249 और बेटा ये चीज आपको पढ़ने से समझ में नहीं है। देखिए सभापति के हटाने का अब देखिए लोकसभा में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। क्यों? लोकसभा कहां पढ़ ली आपने? पूरी राज्यसभा में तो पढ़ ली नहीं, पढ़ ली है। देखिए समझिए बात, लोकसभा, राज्यसभा, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए हम बात शुरू करते हैं लोकसभा से। लोकसभा का अध्यक्ष किन्हीं में से बना है, यानी अगर लोकसभा का अध्यक्ष अड़ियल हो जाए और संविधान का उल्लंघन करने लगे, संविधान को, तो लोकसभा के ही लोग इसे हटाने का संकल्प पारित कर देंगे और 14 दिन पहले बताएंगे कि हम तुम्हें हटाने वाले हैं। ये हालांकि बाद में पूरा डिटेल आएगा। ओके, 14 दिन पहले नोटिस जारी करेंगे और नोटिस से 14 दिन बाद 2/3 से संकल्प पास हो जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष अड़ेगा। अब आती है बात, अगर राज्यसभा का सभापति अड़ियल रवैया अपनाने लगे, सदस्यों की ना सुने, संविधान का उल्लंघन करने लगे, तो राज्यसभा के सदस्य इसे नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें बनाया ही, क्योंकि ना तो ये बनता है और ना ये हटता है। बनता कौन है? तो हटेगा भी कौन? तो भारत के संविधान में ना तो राज्यसभा सभापति के चुनाव की प्रक्रिया है और ना ही उसे हटाने की प्रोसेस है। प्रोसेस बनाने की कायगी है तो हटाने की प्रोसेस भी कायगी है, और इसे बनाया है इन दोनों ने। तो जब बनाया है दोनों ने तो हटाएंगे भी। अभी भी समझ में नहीं आया। एक अंतर और आ गया कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति को केवल अकेले राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अभी भी समझ में नहीं आया।
एक एक पॉइंट बेटा हम हर बात का जवाब लेकर आए, हर बात का पेपर में एक चीज आएगी वो जवाब लेकर आए आपके। ओके चलिए तो देखें, प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ द चेयर। ओके, राज्य सभापति हटाने का प्रावधान, परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रावधान, परंतु राज्य सभापति को हटाने का प्रावधान नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनता है तो वही राष्ट्रपति हटता है। राज्यसभा सभापति को हटाया जा सकता है, इसके द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने पर ही, जब उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे? ओके, सभापति को हटाने की प्रक्रिया केवल उपराष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया है। क्या तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति अगर हटना चाहे तो लिखता है प्रति उपराष्ट्रपति को, आया ना, एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। चेयरमैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, आया ना, और डिप्टी चेयरमैन, अच्छा डिप्टी चेयरमैन किसको देगा? डिप्टी चेयरमैन किसको देगा? चेयरमैन सभापति को। तो डिप्टी चेयरमैन सबमिट रेजिग्नेशन द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को देगा, चेयरमैन किसको देगा? राष्ट्रपति को। जब भाई मौका है राष्ट्रपति किसे देगा? उस सभापतियों की पैनल बना चुके हैं कि अगर सभापति ना है तो सभापति, उस सभापति ना है तो एक पैनल। नहीं बताया हमने? अरे बोला यार, राज्यसभा का महासचिव, यह राज्यसभा का सचिवालय जहां पर पूरा काम होता है, उसका बॉस होता है। क्लियर है? अब आते हैं मनी बिल। मनी बिल के बारे में हमने नहीं बताया, ईमानदारी नहीं बताया। कोई भी मनी बिल है या इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का करता है। मनी बिल केवल कहां लाया जाता है? धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक और बराबर दोनों का लोकसभा का राज्यसभा का बराबर अधिकार है। धन विधेयक के साथ संबंध में राज्यसभा का अधिकार महज केवल सलाह का है। लोकसभा से मानने और न मानने के लिए बात है। राज्यसभा अधिक से अधिक मनी बिल को रोक सकती है। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अधिकार किसे प्राप्त है? इसके लिए राज्यसभा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2 तिहाई, है ना? अरे क्लियर है? चलो अब देखो, अब कहां गए? राज्यसभा को पूछना हो। देखो एक बात बहुत अच्छी बता दें आपको, जब आप एक एक पॉइंट पर बहस करते हैं, एक एक चीज पर बहस करते हैं, और आप नोट मत करिए। नोट के लिए हमने आपको नोट्स, बिल्कुल वही चीज हमने आपको दी, आप कान खोल करके उस बात को सुनिए। समझ में आ रही बात? संविधान बहस करने से समझ में आता है। ओके, आप लिखने का प्रयास करेंगे तो बेटा संविधान सभा को लग गए 2 साल, लग गए। छुट्टियां बात को टेम्परेरी बात परमानेंट अलग है। 2-2.5 साल तुम्हें लग जाएंगे, उन्हें लग गए 2 वर्ष 11 माह 18 लग गए थे। अगर तुम लिखने पर आओगे, चीजों को समझा जाता है। पर्पस क्लियर करें, हम कोचिंग आते हैं बातों को समझने, चीजों को सुलझाने। समझ में आ रही बात? अगर हम फालतू का लिखेंगे समय बर्बाद होगा। आप यहाँ पढ़िए, समझिए बात। देखिए ना, राज्यसभा पर कितनी सारी बातें एक एक पॉइंट पर हमने क्लियर कराई, आपको नहीं कराइए?
अब काय पर आ गए, काय पर आ गए, और लोकसभा का आधा मैटर तो हम राज्यसभा को टक्कर देते देते पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके, पक्का 2 मिनट के अंदर पानी पी करके आइए, हम लोकसभा का मैटर भी अभी खत्म कर दिए। बेटा ये मैटर लगता है बहुत बड़ा और है भी, सुने अभी आएगा, अब देख लोकसभा में पड़ गई, फिर कल हम पढ़ेंगे पूरा राष्ट्रपति की बात, तो हमारा भाग 5 का लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो, अब राष्ट्रपति हो गया, अब बिल 3-4 प्रकार के बिल तो इनको पहले से पता हमें, या तो राज्यों के नाम बदलेंगे, या तो साधारण विधेयक होगा, या मनी बिल होगा, या संविधान संशोधन। हमें पता है कि इनमें पहले से अनुमति चाहिए, नहीं पता है 5 साल